प्यारे बच्चों, आज हम लोग गैल्वेनिक सेल के विषय में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके पहले आपने विद्युत अपघटनी सेलों के विषय में पढ़ा है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। गैल्वेनिक सेल वास्तव में हमारी बैटरियां जो होती हैं वो होती हैं जो कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करती हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल के कितने भाग होते हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेल के मूल भाग दो हैं, एनोड और कैथोड। आप यहां देख रहे हैं एनोड ऋणात्मक है जबकि कैथोड धनात्मक। बच्चों, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको नोट करना है कि एनोड जो होता है विद्युत अपघटनी सेल में धनात्मक होता है लेकिन गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक, जबकि कैथोड विद्युत अपघटनी सेल में ऋणात्मक होता है लेकिन गैल्वेनिक सेल में धनात्मक होता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एनोड या कैथोड की परिभाषा उनके आवेश के आधार पर नहीं दी जा सकती। इनको हम केवल उन पर होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर परिभाषित करते हैं। एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है तथा कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर अपचयन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, दोनों में ही एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन होती है। इस तरह से यह परिभाषा दोनों कंडीशन में उपयुक्त है। अब देखिए, एनोड और कैथोड को जोड़ने के लिए लवण सेतु का प्रयोग यानी साल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। साल्ट ब्रिज वह युक्ति होती है जो एनोड और कैथोड के मध्य विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाती है। बच्चों, बहुत बार साल्ट ब्रिज पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए 1 या 2 नंबर में आ जाता है। तो जब भी इस तरह का नोट आता है या इनके कार्य पूछे जाते हैं तो आपको ये फिगर जरूर बना देना है जिसमें यू आकार की जो नली आप देख रहे हैं यह लवण सेतु का काम करती है। इसमें आप देखेंगे अगर भरा हुआ होता है और निष्क्रिय विद्युत अपघट्ट। ये ध्यान देना है कि ऐसे विद्युत अपघट्ट जो इनकी प्रॉपर्टी को प्रभावित नहीं करते हैं उन्हें भरा जाता है। इसमें मुख्य रूप से KCl, KNO3 या K2SO4 का प्रयोग करते हैं। ये लवण सेतु की संरचना है। अब आप देखिए लवण सेतु के कार्य क्या है। यह इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, जैसा कि इसकी परिभाषा में मैंने बताया। इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत उदासीनता का मतलब यह है कि अगर आवेश एक इलेक्ट्रोड से दूसरे की तरफ प्रवाहित होगा तो यहाँ पर आवेश का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए लवण सेतु से होते हुए इसके आयन दूसरे कॉलम में आ जाते हैं और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता को मेंटेन रखते हैं। तो एक कार्य तो है इनका इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखना, जबकि दूसरा कार्य है परिपथ को पूर्ण करना। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो आप जानते हैं परिपथ पूरा नहीं होगा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इनके दो महत्वपूर्ण कार्य हो गए। अब हम आपको कुछ प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे, जैसे है निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाओं को सेल के रूप में कैसे निरूपित करेंगे। बच्चों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है। पिछले 2-3 सालों में इस तरह के कोई प्रश्न आए नहीं हैं, इसलिए इनकी संभावना ज्यादा है। इन्हें हमें ध्यान से देखना है। इसमें देखिए आप, पहला रिएक्शन है H2Br2 gives out 2HBr। जब भी इस तरह के रिएक्शन आते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस और आपको सेल लिखना है तो इसको 2 स्टेप में आप कर सकते हैं। पहले स्टेप में रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में डिवाइड कर लेना है और दूसरा स्टेप जो है वह है कि ऑक्सीडेशन का जो इलेक्ट्रोड है रिएक्शन है उसको हमें एनोड बना लेना है, रिडक्शन वाले रिएक्शन को कैथोड बनाना है और इस तरह से बाईं तरफ एनोड हमेशा लिखा जाता है, दाईं तरफ कैथोड, दोनों के मध्य में हम
लवर सेतु का प्रयोग करते हैं, जिसको दो लाइन से, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे आप देख पा रहे हैं। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर द्रव या गैस के इलेक्ट्रोड होते हैं तो हम इनमें विद्युत धारा सीधे प्रवाहित नहीं कर सकते। तो प्लेटिनम जो एक ठोस पदार्थ है, इसका वायर इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है। इसको हम निष्क्रिय इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पदार्थ के प्रॉपर्टीज को या उनके गुणों को यह प्रभावित नहीं करता है। अब आप देखिए H2Br2 gives out 2HBr। इस रिएक्शन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है H2 gives out 2H+। देखिए आप H2 का परिवर्तन H+ में हो रहा है, Br2 का परिवर्तन Br- में हो रहा है। इनको हम अलग अलग लिख लेंगे। H2 gives out 2H+, Br2 gives out 2Br-। इनके विद्युत आवेश को उदासीन करने के लिए देखिए इधर दो प्लस हैं तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, अर्थात H2 जब 2H+ बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। यहाँ यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बच्चों, इसलिए इसको हम एनोड बनाएंगे। Br2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर के 2Br- में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात इसका अपचयन हो रहा है, अतः इसे हम कैथोड बनाएंगे। अब आप देखिए एनोड को बाईं तरफ लिखना है तो H2 और H+ को हम बाईं तरफ ले लेते हैं। इनके बीच एक लाइन वर्टिकल जो खींची जाती है, यह ये व्यक्त करती है कि दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, दो माध्यम हैं। इसी तरह से दाहिनी तरफ हम Br- और Br2 लेंगे। Br- एक्वस है, Br2 लिक्विड है, तो इनके बीच में हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, दो माध्यमों को अलग करते हैं। बच्चों चूंकि H2 गैस और Br2 लिक्विड दोनों ही इलेक्ट्रोड मटेरियल नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड को ऐड करना है, तो हम दोनों तरफ प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड लेंगे। इनके बीच भी एक वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट की जाती है और यह वर्टिकल लाइन हमेशा यह व्यक्त करती है कि ये दो अलग अलग माध्यम हैं। इसी तरह से आप नियान, सेकंड क्वेश्चन देखिए, नियान जब Ag+ से रिएक्ट कर रहा है तो 2Ag+ Ni2+ बना रहा है। बच्चों आप रिएक्शन से डायरेक्ट देख करके लिख सकते हैं कि Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड बनेगा। Ni2+ में कन्वर्ट हो रहा है, अतः इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ पे 0 से ये 2+ बना है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो इसका क्या बनेगा, एनोड बन जाएगा। अब हम एनोड को लेफ्ट में लिखेंगे, अर्थात निकिल और निकिल 2+ को लेफ्ट साइड में लेंगे। Ag+ और Ag का जो रेडॉक्स युग्म है, इसको हम राइट हैंड में ले लेंगे। दोनों के बीच में दो वर्टिकल लाइन से हम एक साल्ट ब्रिज बना देते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा, यहाँ प्लेटिनम क्यों नहीं लिया गया है? तो सीधी सी बात है, सिल्वर भी वायर के रूप में और निकिल भी वायर के रूप में खींचा जा सकता है। ये खुद सॉलिड है, खुद इनका इलेक्ट्रोड बन सकता है, तो हमें किसी अलग इलेक्ट्रोड को लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, Fe3+ Sn2+ जब रिएक्ट करते हैं तो दे गिव्स आउट 2Fe2+ Sn4+। यहाँ पर एक आयनिक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें हम देखें Fe का यह +3 से +2 में कन्वर्ट हुआ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है बच्चों, तो ये कैथोड का कार्य करेगा। अब आप देखिए Sn2+, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn4+। Sn4+ में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो इसका आवेश +2 से +4 हुआ है, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, अतः इसका ऑक्सीकरण होगा और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड का कार्य करता है। तो देखिए एनोड वाले ग्रुप को Sn2+ और Sn4 को हमें इस रेडॉक्स को लेफ्ट में लेना है। Fe3+ और Fe2+ का जो हमें मिला हुआ है रेडॉक्स, इसको हमें राइट हैंड में लेना है। यहाँ ये ध्यान देना है कि Sn2+ कन्वर्ट हो रहा है Sn+4 में, Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe+3। यहाँ हमने इनको एक साल्ट ब्रिज से ऐड किया हुआ है। चूंकि Sn और Fe ये दोनों स्वयं इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, आयनिक फॉर्म में हैं, तो हम अगर यहाँ पर Sn का इलेक्ट्रोड ले लें या Fe का इलेक्ट्रोड ले लें तो ये
Fe2+ और Fe3+ के साथ खुद जो है रिएक्शन करने लगेंगे, अतः इनको हम नहीं ले सकते। प्लेटिनम एक निष्क्रिय है, इस इलेक्ट्रोड को इसमें हम डिप करेंगे, इनके कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो हम इसीलिए यहाँ पर भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, देखिए इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक बताओ। बच्चों, इस तरह के प्रश्न 1 नंबर, 2 नंबर या कभी कभी 3 नंबर के प्रश्न में भी पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखने से पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको लिखने से पहले आपको ये फिगर बना देना चाहिए। देखिए, इस तरह के जब फिगर आप परिभाषा से पहले बनाते हैं तो टीचर के दिमाग में एक सीधी सी बात हिट करती है कि बच्चे को ये पता है कि वास्तव में इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। रटी रटी परिभाषा से ज्यादा उपयुक्त है आप एक फिगर बना दें, उसके बाद परिभाषा लिखें। आपको परिभाषा लिखना आसान हो जाएगा और टीचर आपको समझ जाएगा कि आपको सारा नॉलेज अच्छी तरह से है। तो देखिए, यहाँ आप एक हम लेते हैं सेल जिसमें विद्युत अपघट्ट लिया गया है और एक मेटल लिया गया है। जिस प्रकार का मेटल होता है उसी के आयनों का विद्युत अपघट्ट लिया जाता है। जैसे अगर आयरन होता, आयरन 2+ का हम यहाँ पे सोल्यूशन ले सकते थे। अगर कापर होता तो कापर आयन का सोल्यूशन लेते, सोडियम होता तो सोडियम आयन का सोल्यूशन लेते, जिंक है तो जिंक आयन का सोल्यूशन लेंगे। यानी जिस धातु को लिया जाना है उसी के आयन का सोल्यूशन हम लेते हैं। अब दूसरा देखिए, एक प्रश्न ये उठता है कि जब किसी धातु को उसके ही आयनों के विलयन में, विद्युत अपघट्ट विलयन में डुबोया जाता है तो उनके मध्य 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। या तो धातु के परमाणु धातु छड़ से निकल करके विलयन में आयनित हो जाते हैं, या विलयन से आयन जाकर धातु पर अवक्षेपित हो जाता है। दोनों ही प्रक्रियाओं की संभावना होती है। तो हम पहली प्रक्रिया अगर लें, देखिए रिडक्शन की, यानी विलयन से Man2+ जा करके इस धातु पर अवक्षेपित हो जाए। तो बच्चों, Man+ अवक्षेपित होने के लिए N इलेक्ट्रॉन लेता है और N इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेता है तो ये उदासीन होकर Ms के रूप में इस पर अवक्षेपित होगा। लेकिन ये N इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? ये इसी धातु छड़ से आते हैं। तो जब धातु छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धातु छड़ पर धन आवेश आ जाता है, अतः यह छड़ धनावेशित है। देखिए, यहाँ पर अपचयन है तो ये कैथोड बनेगा, अर्थात कैथोड में हम साफ देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं कि कैथोड जो है ये धनावेशित होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये यहाँ से उत्पन्न होता है। जब धातु पर धन आवेश आ जाता है, विलयन में ऋणावेशित कण इसके चारों ओर आकर के एकत्रित हो जाते हैं और ये एकत्रित होने के पश्चात एक विद्युत द्विपरत बनाते हैं। देखिए, धन आवेश की एक लेयर है, ऋण आवेश की एक लेयर है, और जब भी 2 आवेश एक दूसरे से विभाजित होते हैं तो उनके मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आप देखिए, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के सीधे परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब किसी धातु को उसके ही आयन के विद्युत अपघट्ट विलयन में डुबाया जाता है तो धातु व विलयन के मध्य बनने वाली वैद्युत द्विपरत के कारण उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रकट करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। देखिए, अभी हमने जैसा कि आपको बताया था कि पहले कंडीशन में अपचयन हुआ, दूसरी कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। किस तरह से हो रहा है इसको आप देखें। आप देखें, धातु से Mn+ आयन, यानी धातु का परमाणु N Mn+ आयन के रूप में इस सॉल्यूशन में जा रहा है। तो बच्चों, जब भी Mn+ बनेगा तो यह इन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कहाँ छोड़ देता है? सॉलिड पर। ये मेटल का सॉलिड है, जितने परमाणु निकलते जाते हैं वे अपना इलेक्ट्रॉन इस पर छोड़ते जाते हैं, ये ऋणावेशित हो जाता है।
और जैसे ये ऋण आवेशित होगा विलयन के सभी धन आवेशित कर इसके चारों तरफ एक दूसरी लेयर बना लेते हैं। यहाँ पर भी एक वैद्युत द्विपरत बनती है, लेकिन यह वैद्युत द्विपरत ऑक्सीकरण के कारण होती है। तो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, और रिडक्शन के कारण अगर विभव है तो उसको हम अपचयन विभव कहेंगे। बच्चों, एक मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर 3 नंबर का प्रश्न है तो आपके दोनों फिगर आपको बनाने चाहिए, लेकिन अगर 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न है तो कोई भी एक फिगर इसमें से बनाइए, द्विपरत आप दिखाइए और इसी द्विपरत के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कर दीजिए कि जब किसी धातु को उसके ही विलयन में हम डुबोते हैं तो एक विद्युत द्विपरत बन जाती है। इस विद्युत द्विपरत के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही उसका विद्युत विभव या इलेक्ट्रोड विभव होगा। बहुत सिंपल सा है। पहला स्टेप, द्विपरत बनेगी, द्विपरत के कारण विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब आप देखिए, हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रोड विभव 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। बच्चों, ये दोनों एक ही धातु के लिए एक ही तरह की अभिक्रियाएं हैं, केवल ये विपरीत होती हैं, इनकी दिशाएं भिन्न होती हैं। इसी तरह इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज भी सेम होते हैं, केवल इनके चिन्ह अलग होते हैं जब हम इनको इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लेते हैं। यानी ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू हो जाएगा ई रिडक्शन, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन विभव, रिडक्शन का मतलब रिडक्शन विभव। तो बच्चों, आईयूपीएसी ने लेकिन रिडक्शन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव के रूप में स्वीकार किया है। इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव की ये परिभाषा हो गई। 3 नंबर के प्रश्न में ये सब चीजें आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, प्रभावित करने वाले कारक इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं। आप देखें, यहाँ पर है क्या, धातु है, एक विलयन है। इस धातु की प्रकृति दिमाग में सेट करिए। फिगर को अगर सेट किए रहेंगे तो आप कारक भी बड़े आसानी से बता ले जाएंगे। कैसे? एक धातु है, एक विलयन है, धातु की प्रकृति और इस विलयन का सांद्रण, यानी धातु की प्रकृति प्रभावित करेगी और विद्युत अपघट विलयन की सांद्रता। तीसरा ताप होता है, किस टेम्परेचर पे हम इलेक्ट्रोड माप रहे हैं। ये इसके प्रभावित करने वाले कारक भी। अब अगला प्रश्न है, देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों देखिए, वास्तव में इलेक्ट्रोड विभव जिन कारकों पर निर्भर करता है, इन कारकों को अगर हम स्थिर कर देते हैं, निश्चित कर दें, तो हम इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। वास्तव में विद्युत अपघट विलयन की सांद्रता अगर 1 मोल पर लीटर हो जाए और ताप 298 केल्विन हो, इस दशा को, इस स्थिति को हम मानक दशा कहते हैं। और इस मानक दशा में जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको ई नॉट से, ये जो छोटा सा बिंदु है इसको नॉट पढ़ते हैं, तो इसको हम ई नॉट से प्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें, ई नॉट जो होता है इसको जब भी हमें लिखना है, जैसे कोई धातु है Mn+n इलेक्ट्रॉन लेकर के Ms में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जब प्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट पहले लेते हैं, बाद में हम रिड्यूस्ड स्टेट लेते हैं। यानी ई नॉट के बाद धातु का ऑक्सीकृत अवस्था लिखेंगे Mn+, एक स्लैश देंगे और उसके बाद लिखेंगे N, जो रिड्यूस्ड अवस्था है। इसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। परिभाषित कैसे करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बहुत आसान है। मानक दशाओं में किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जब भी परीक्षा में मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाता है तो आप सीधे यही परिभाषा लिखिए, मानक दशाओं में किसी इलेक्ट्रोड के विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये लिख दीजिए कि मानक दशाएं क्या है, ताप 298 केल्विन, सांद्रण 1 मोल पर लीटर। अब आगे आइए देखते हैं सेल विभव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी परिभाषा को सीधे लिखने से अच्छा है थोड़ा सा आप ऊपर उसका बैकग्राउंड लिख दें। उससे क्या होता है, टीचर आपकी परिभाषा को बिना पढ़े भी
ये जान जाता है कि बच्चे को नॉलेज है, बहुत अच्छा मार्क्स, फुल मार्क्स दे देता है। तो देखिए सेल इक्वल टू क्या है, एनोड प्लस कैथोड। सेल विभव क्या होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को हम जोड़ लें तो सेल का विभव मिल जाएगा। यानी सेल विभव इक्वल टू है एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि यूपीएससी जितनी वैल्यूज देता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में देता है। तो अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसको हम रिडक्शन में लिखें तो क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन, यानी माइनस ई रिडक्शन एनोड प्लस ई रिडक्शन कैथोड। थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए तो हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, जहां पर ई जो है ये अपचयन विभव है, रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह हम कह सकते हैं किसी सेल के एनोड तथा कैथोड के परिणामी विभव को हम सेल विभव कहते हैं। देखिए दोनों क्या हैं, इनके परिणामी विभव हैं। स्वयं चालित सेल वह है जिसका सेल विभव धनात्मक होता है। देखिए अब क्रियाएं तो बहुत सारी डार्क्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन सबसे हम विद्युत सेल नहीं बना सकते। केवल उन्हीं से सेल बनती हैं जिनका सेल विभव धनात्मक होता है, यानी किसी भी सेल के लिए अगर सेल विभव धनात्मक है तभी वह सेल विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पाएगा। अब आइए हम देखते हैं कुछ और प्रश्न। बच्चों नष्ट समीकरण पर आधारित प्रश्न बहुत से आते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट ने समीकरण दिया था। वास्तव में आपने सांद्रण का प्रभाव देखा है। सांद्रण के प्रभाव को हम नष्ट समीकरण के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। तो जैसे देखिए एक समीकरण है Mn प्लस प्लस Ne गिव्स आउट Ms। अगर इस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको पता है, M और Mn प्लस के सांद्रण पता है, तो आप इसका इलेक्ट्रोड विभव किसी दिए गए सांद्रण पर निकाल सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के माध्यम से। ताप आपको दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर है EMN प्लस अब्लिक MS, यानी किसी दिए गए सांद्रण पर इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303 RT अपान NF log MS अपान MN प्लस। बच्चों ये इलेक्ट्रोड के लिए है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F फैराडे संख्या है जिसका मान 96,500 कूलाम होता है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि log के बाद रिड्यूस्ड स्टेट ऊपर होगा, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट नीचे, ये आपको ध्यान देना है। अब अगर देखिए यही रिएक्शन, यही समीकरण 298 केल्विन पर हो, यानी मानक ताप पर, केवल सांद्रण परिवर्तित हो रहा, तो हम T की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू पुट कर दें और F की वैल्यू पुट कर दें। इनको कैलकुलेट करने पे आ जाता है 0.059 अपान n बचेगा। तो एक फार्मूला हम ले सकते हैं जो गणितीय दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, कि हमें ये सब वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेंगे, हम सीधे 0.059 ले लेंगे इनकी जगह पर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो E इक्वल टू E नॉट Mn प्लस अपान Ms माइनस 0.059 अपान n log Ms अपान Mn प्लस, यानी रिड्यूस्ड स्टेट अपान ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। अब आइए इलेक्ट्रोड विभव के बाद हम सेल विभव देखते हैं। बच्चों सेल पोटेंशियल जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन जरूर लिखना पड़ेगा। तो आप रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा हम रेडॉक्स रिएक्शन ले लेते हैं, AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस DD। रेडॉक्स रिएक्शन लिखने के बाद आपको एक चीज ये भी देख लेना होगा कि किसी दिए गए रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, जिसे आप समीकरण देख के आसानी से निर्धारित कर लेंगे। N की वैल्यू जरूर फाइंड आउट आपको करना है। अब देखिए E सेल इक्वल टू E नॉट सेल है। E नॉट सेल क्या होता है आप जानते हैं कि एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोडों का डिफरेंस है, कैथोड माइनस एनोड है।
ये तो आपको वैल्यूज ई नॉट की दी रही होंगी, एनोड और कैथोड की, या ई नॉट सेल डायरेक्ट दिया रहेगा, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके या जो दी गई वैल्यू है उसे पुट करना रहेगा। -2.303 RT अपॉन NF, ये आप इससे परिचित हैं। लाभ देखो, जैसे समीकरण साम्य का लिखते थे तो आप साम्य स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करते थे, सेम वही व्यंजक यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ साम्यावस्था स्थापित नहीं हो पाती है क्रिया होने से पूर्व। विद्युत ऊर्जा तभी मिलती है जब साम्य स्थापित नहीं हो। ऐसे समय में इस वैल्यू को, जो साम्य स्थिरांक का व्यंजक है, इसको हम Q कहते हैं, जिसे रिएक्शन कोशिएंट या अक्रिया लब्धि कहते हैं। तो इसकी वैल्यू, Q की वैल्यू हम लिख देते हैं। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, कैलकुलेशंस में जो कंसंट्रेशन है, अगर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो वो कंसंट्रेशन हमेशा 1 होता है। केवल हम एक्वस जो सांद्रण होते हैं, यानी जो विलयन होते हैं, उनके सांद्रण को हम यहाँ पे लेते हैं। ठोस अवस्था या किसी प्योर द्रव का सांद्रण हमेशा 1 होगा, जिसे हम अगले कैलकुलेशंस में देखेंगे। अब आप अगर 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू पुट कर दें तो वही 0.05 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, और हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा। इस पर आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। कुछ और समीकरण आपको याद कर लेने हैं। देखिए, साम्य पर अभी हमने बताया कि ई सेल की वैल्यू क्या होती है। वास्तव में विद्युत ऊर्जा नहीं मिलती तो सेल विभव 0 हो जाता है। अगर साम्य स्थापित होगा तो Q की वैल्यू Kc हो जाएगी और ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc, या 2.303 RT अपॉन NF log Kc। तो कभी कभी साम्य स्थिरांक और सेल के मानक इलेक्ट्रोड, देखिए ये मानक इलेक्ट्रोड से ही इसका रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के विषय में क्वेश्चन आता है तो आप इस संबंध से, इस रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है सक्रियण ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव में संबंध आप कैसे बताएंगे। बच्चों देखिए, इसके लिए भी फार्मूला आप याद रखिए। डेल्टा RG नॉट इक्वल टू होता है -NF E नॉट सेल, जहां पर E नॉट सेल आप जानते हैं, NF और N की वैल्यू भी आपको पता है। डेल्टा RG उस सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। ये रिलेशंस आप याद रखें। दूसरा रिलेशन डेल्टा RG इक्वल टू -2.303 RT log Kc है, इसको भी आप याद रखें। बच्चों, अब इन पर आधारित 2 प्रश्न हैं। देखिए, इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है, इसमें EMF की गणना करनी है। सीधे सीधे एनोड और कैथोड दिए गए हैं। एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, Cr3+ का कंसंट्रेशन दिया है, Fe2+ का कंसंट्रेशन दिया है। तो देखिए, ई नॉट सेल आप किसे प्राप्त करेंगे, इनके ई नॉट वैल्यू से। ई नॉट सेल इक्वल टू आ जाएगा, जब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.30 वोल्ट। रेडॉक्स रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। रेडॉक्स रिएक्शन आप इनसे लिखेंगे। Cr3+ में कन्वर्ट हुआ है और Fe2+ Fe में कन्वर्ट हुआ है। तो जब ये समीकरण आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके लिए आइए हम देखते हैं। बच्चों देखिए कैसे हम इसको लिखते हैं। आप प्रश्न देखिए, Cr gives out Cr3+। तो सीधे सीधे ये एनोड का रिएक्शन है, इस पे ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड पे है। आप एक तरफ Cr लिखिए, गिव्स आउट Cr3+ लिख दीजिए। अब देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। राइट हैंड में आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इसी तरह से Fe2+ और Fe दिया हुआ है। Fe2+ लेफ्ट हैंड में लिखिए, Fe राइट हैंड में आप लिख लीजिए। यह एक रिडक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इक्वल नहीं है, तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिडक्शन में 3 से कर देंगे, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी और एक दूसरे से कैंसिल भी हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि इस उपरोक्त रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 6 है, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए ई सेल इक्वल टू क्या है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल अभी हमने फाइंड आउट किया 0.30 माइनस, चूंकि 298 में रिएक्शन है, अगर नहीं दिया हुआ है टेम्परेचर तो आपको 298 ही लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है तो हम 298 टेम्परेचर ले लेते हैं। 298 टेम्परेचर पे हम सीधे सीधे ये फार्मूला लिखेंगे 0.059 अपॉन n log Q। log Q की जगह पे देखिए जो नेट रिएक्शन आया है 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस गिव्स आउट 2Cr3 प्लस 3Fe। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हो जाएगी Cr3 प्लस पावर 2 Fe पावर 3 अपॉन Cr पावर 2 Fe2 प्लस पावर 3। जैसे हम साम्य स्थिरांक लिखते थे सेम उसी तरह से इसको लिख लेंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर Fe सॉलिड है और Cr सॉलिड है, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं, इन्हें हम रिमूव कर लेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हो जाएगा इक्वेशन ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू 0.30 V माइनस 0.059 अपॉन 6 log Cr3 प्लस स्क्वायर, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, अपॉन Fe2 प्लस पावर 3। इनके सांद्रण देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं मेन क्वेश्चन में 0.1 है और ये है 0.01 n। Fe3 प्लस Cr3 प्लस का सांद्रण 0.1 है, Fe2 प्लस का 0.01 है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे सीधे पुट कर दिए हैं। Cr की जगह पे 0.1 का स्क्वायर हुआ, 0.01 का स्क्वायर हो गया बच्चों। तो इनको आप लिख लेंगे इस तरह से ओपन करके 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.01। इनको 10 की पावर में लिखे तो 10 पावर माइनस 2 होगा, ये 2 का पावर है, -2 तो -6 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए log 10 पावर 4, log 10 पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, 4 log 10 होगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है। और आप यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.236 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.393 यहाँ पे आया है। और इसको जब हम माइनस कर लेते हैं देखिए ई सेल की वैल्यू आ जाती है 0.2607 वोल्ट। तो बच्चों इस तरह से न्यूमेरिकल में जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी हमने आपको बता दी। अब आप आगे देखिए एक इक्वेशन सिंपल सा है। देखिए एग्जाम में प्राय बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ना आके बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पिछली साल ये प्रश्न आया था, निम्न अपक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। Zn(s) प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स आउट Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ags। बच्चों देखिए यहाँ पर भी आपको Zn2 प्लस की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.8। अब आपको सेल का विद्युत वाहक ई नॉट सेल वैल्यू निकालना है। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जहां पर कंसंट्रेशन है नहीं तो इसका मतलब कि आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। केवल ये देखना है इस अपक्रिया में एनोड कौन है और कैथोड कौन है। देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो आपको यहाँ पर Zn(s) प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स आउट Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर प्लस का सिल्वर में रिडक्शन। तो जिंक का एनोड होगा, सिल्वर का कैथोड होगा। ये पता चल गया तो अब आप सीधे लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड के लिए Ag की वैल्यू ले लीजिए, एनोड के लिए जिंक की वैल्यू ले लीजिए। तो हमने देखिए वैल्यू यहाँ पुट कर दी। यहाँ पर माइनस माइनस सेम साइन है, ये प्लस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। इस तरह से ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1.56 वोल्ट। इस तरह से आप लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं और मिला करके कुल आप कुछ फार्मूले याद रखें। जैसे कुछ हमने आपको रिलेशन से बताए थे, ई नॉट सेल केसी का रिलेशन, गिव्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल का रिलेशन, गिव्स फ्री एनर्जी
और Kc का रिलेशन, विभिन्न कंडीशन में कैसे हम नर्स समीकरण को यूज करते हैं उसको आपने देखा। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इससे आपको काफी लाभ होगा। आप इसको एक दो बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।